नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको अ, कल हमने पिछली कक्षा में आपको अजमेर के चौहान वंश के बारे में जो जानकारी दी थी उसको आगे लेकर के हम आज रणथंभौर के चौहान के वंश के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि रणथंभौर के चौहान वंश का शासन जो कैसे रहा, कौन कौन से राजा हुए, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण सवालों की भी चर्चा करेंगे और देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ और देखिए, हम बता रहे थे आपको कि रणथंभौर के चौहान रणथंभौर के चौहानों से पहले हमने अजमेर के चौहान वंश में हमने जो पिछला जो अंतिम राजा पढ़ा था अजमेर के चौहान वंश में, वो पढ़ा था आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ा था कि उसका शासनकाल 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी तक रहा और उसने अपने काल में कई अनेक विद्रोह किए और बहुत से क्षेत्र को, अपने समय का बहुत प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। उसको दल पोंगल और राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। बात बताई जाती है कि इन्होंने एक तो अपने भाई नागार्जुन का दमन किया था, एक इन्होंने जो अरब से आई भंडा नग जाती है उसका, पंजाब के बठिंडा के आसपास ही उसका दमन किया था। अगली बार इन्होंने मोहम्मद गौरी का भी दमन किया था। इसने जयचंद गढ़वाल से भी युद्ध किया था और जयचंद गढ़वाल से इन्होंने वो दुश्मनी मोल ले ली थी उसके पुत्र संयोगिता से विवाह करके। और अगली बात बताई जाती है कि जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करने के लिए जो विदेशी आक्रामक मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था और उसके सहयोग के लिए उसका साथ देने के लिए बात भी कही थी। तो बात देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से लड़ने आया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। पराजित करने के बाद जब वापस उसको जिंदा छोड़ दिया तो वो एक साल बाद पुनः अपनी सेना तैयार लेकर के पुनः आता है और एक साल बाद तराइन के मैदान में दोबारा आ डटता है और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी अपनी चाल और युद्ध कुशलता से, कुटिलता से, नीति से क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके तो बंदी बना करके चंद्रबरदाई के अनुसार जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया उसके अनुसार बताया जाता है कि यह गजनी अफगान ले जाता है और गजनी अफगान ले जाने के बाद इसको बहुत यातनाएं देता है। यातनाएं देने के बाद बहुत से कष्ट देता है, तब कष्ट दे दे करके इसको मारने का प्रयास करता है। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु गजनी अफगान में की गई थी और वो मृत्यु हुई थी तुम्हारे पृथ्वीराज तृतीय का जो मित्र था चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोनों आपस में शराब भोग करके अपनी आत्महत्या करके समाप्त, अपनी ये लीला समाप्त करके मर जाते हैं। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु भारत में हुई थी। तो अलग अलग इतिहासों का अलग अलग मत है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंदराज। अंतिम समय में क्या हुआ था कि अजमेर के चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद जो और कोई युद्ध में नहीं बचा था, एक व्यक्ति बचा था गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अजमेर को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि यहाँ पर अपने जो एक दास था या गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर सौंप करके मोहम्मद गौरी क्या है वापस चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है अजमेर जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज जब इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो इसे अजमेर सौंप देता है कुतुबुद्दीन ऐबक गोविंदराज को। जब गोविंदराज को अजमेर सौंप दिया जाता है तो वहाँ के स्थानीय लोग कुछ उसके पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक और पुत्र था जिसका नाम था हरिराज। वो उस हरिराज को राजा बनाना चाहते थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधीनता स्वीकार करने के तहत गोविंदराज को राजा बना दिया और गोविंदराज को राजा बना दिया। धीरे धीरे इनमें आपस में लड़ाई होने के बाद क्या है कि हरिराज ने गोविंद के पराजित करके अजमेर पर अधिकार कर लिया और फिर दोबारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने
हरिराज को पराजित करके पुनः अजमेर पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को दिल्ली के लिए संरक्षित रख दिल्ली के लिए संरक्षित रखकर गोविंदराज को पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर की जागीर देता है। रणथंभौर की जागीर देता है। रणथंभौर की जागीर देता है तो गोविंदराज वहां पर जाकर के जो क्या है 1194 ईस्वी 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी। रणथंभौर के चौहान वंश की नींव गोविंदराज ने रख दी 1194 ईस्वी में। जब गोविंदराज रणथंभौर का शासक बन गया तो उससे क्या है कि आगे रणथंभौर के चौहान की शाखा प्रारंभ हुई। इसीलिए जो गोविंदराज है गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का रणथंभौर के चौहान वंश का रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? गोविंदराज को, जिसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं कि रणथंभौर के चौहान वंश के गोविंदराज के द्वारा स्थापित किए जाने के बाद इसके बाद देखते हैं इसने स्थापना करने के बाद कुछ छोटे मोटे कार्य किए। उसके बाद इसका संघर्ष तो शासक बनने से पहले का ही रहा था। अजमेर में जो हरिराज से भी युद्ध किया था, हरिराज ने इसका विरोध किया था। इसके बाद अगला एक शासक बनता है इसका वाल्लन, जिसे वल्लन देव भी कहते हैं। वल्लन देव शासक बनता है। वल्लन देव के समय दिल्ली शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश रणथंभौर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और ये वल्लन देव रणथंभौर के जो इल्तुतमिश के आक्रमण को क्या कर देता है? विफल कर देता है। इसके बाद देखते हैं कि एक और शासक बनाता वल्लन देव के बाद शासक बनाता प्रहलाद देव। प्रहलाद देव शासक बनाता और प्रहलाद देव शासक बनने के बाद बात बताई जाती है। एक शासक इनका वीर नारायण भी बना था। तो वीर नारायण ने क्या किया कि रणथंभौर को जीत लिया था। जीतने के बाद इसके बाद प्रहलाद देव के बाद एक शासक बना वीर नारायण के बाद एक शासक बना इसका बाणभट्ट या बागभट्ट नाम से एक शासक बना इनके शासक काल में। और इन्होंने क्या किया कि दिल्ली से दोबारा बाणभट्ट ने इसको क्या किया था? रणथंभौर को पुनः प्राप्त किया था। वल्लन देव के समय ये दिल्ली इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। आक्रमण में क्या है, रणथंभौर दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के अधिकार में चली जाती है। उसके बाद बागभट्ट क्या है, इसे पुनः विजित कर लेता है। इसके बाद देखते हैं आगे और कौन सा शासक बनता है। एक महत्वपूर्ण शासक बनता है जिसे वैसी बात देखी जाए कि इसमें एक इतिहासकार हुए थे बागभट्ट। जो कुछ इतिहासकारों ने बताया कि बागभट्ट का जो
काल है जो रणथंभौर के चौहान वंश का, जो रणथंभौर के चौहान वंशों में देखा जाए बाघभट्ट शासक को, इसे रणथंभौर के चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक माना था। प्रथम प्रतापी शासक माना था। इसके बाद एक शासक बनता है रणथंभौर के चौहान वंश में, वो शासक का नाम था जय सिंह या जैत्र सिंह। जैत्र सिंह शासक बनता है। तो शासक बनने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखते हैं कि बाघभट्ट के बाद अगला शासक रणथंभौर के चौहान वंश में कौन सा बना था। तो वो शासक बना था तुम्हारा जैत्र सिंह या क्षेत्र सिंह के नाम से जो शासक बना था। जैत्र सिंह जिसे जयसंभा के नाम से भी जाना जाता है, जो 1250 से लेकर के 1282 तक शासक रहा था, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले इसे इसको देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला शासक बना था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह या जयसिम्हा जयसिम्हा के नाम से शासक बना था। और ये शासक, यहाँ से रणथंभौर के चौहान वंशों का शासनकाल देखने को मिलता है। तो इनका जो जैत्र सिंह का शासनकाल बताया जाता है 1250 ईस्वी से लेकर 1282 ईस्वी तक। मतलब इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया, शासक रहे। 32 सालों तक शासन किया था किसने? जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह के पहली बात तो यह है कि जैत्र सिंह के समय दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने, इनके समय दिल्ली शासक नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया। रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। अगली बात यह है कि जैत्र सिंह ने अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं किया। जैत्र सिंह ने एक शांतिपूर्ण जीवन जिया। तो इनके एक पुत्र था, जैत्र सिंह का पुत्र था जिसका नाम था हम्मीर देव, हम्मीर देव चौहान, इनके पुत्र का नाम था। अगली बात यह है कि जैत्र सिंह था, तो जैत्र सिंह ने दिल्ली शासक नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था इनके समय, जैत्र सिंह के समय। अगली बात यह है जैत्र सिंह के शासनकाल को रणथंभौर के चौहान वंश का शांतिकाल कहा जाता है। शासनकाल को रणथंभौर के चौहान वंश का शांतिकाल कहा जाता है। शांतिकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैत्र सिंह ने अपने जीवन में कोई ज्यादा युद्ध नहीं लड़े थे। इसने अपना जो जीवन है साधारण तरीके से जिया था। इसके बाद इसका पुत्र 1282 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका पुत्र हम्मीर देव शासक बनता है। उसके बारे में देखते हैं। हम्मीर देव के बारे में देखेंगे, जब उससे पहले इसको एक बार साफ करते हैं।
हम्मीर देव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक। सबसे पहली बात देखी जाए, ये 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक रणथंभौर के चौहान वंश के शासक बने थे। अगली बात ये है, ये अपने प्रताप के कारण, अपने स्वाभिमान के कारण रणथंभौर के चौहान वंश में इनका इतिहास कुछ विशेष रहा है। अगली बात ये है, इनको हठी राजा के नाम से जाना जाता है। हठी राजा के नाम से जानते हैं, हठी राजा के नाम से जानते हैं। अगली बात यह है कि हम्मीर देव की बात देखी जाए, हम्मीर देव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना हुआ, क्योंकि अगर रणथंभौर के चौहान वंश से कभी सवाल पूछा जाता है तो हम्मीर देव से ही पूछा जाता है लगभग। तो पहली बात तो यह है कि हम्मीर देव जैसे ही 1282 ईस्वी में जब शासक बने थे तो इसने क्या किया। पहली बात तो देखते हैं इसके पिता, आधार कार्ड के बारे में इसकी में जानकारी लेते हैं। इसके पिता जैत्र सिंह, माता थी इसकी हीरा दे, पुत्री माता का नाम नहीं, हीरा दे। इसके बाद इसकी पुत्री का नाम है पद्मला या देवल्ले। अगली बात, इनका राज तिलक की पता ही है सभी को, 1282 ईस्वी में। अगली बात, इनके घोड़े का नाम देखते हैं। इनके घोड़े का नाम था बादल। अगले इनके सेनापति देखते हैं। तो इनके एक तो दो सेनापति थे, एक का नाम था धर्म सिंह, एक का नाम था भीम सिंह। अगले दो सेनापति और बने थे बाद में, एक तो रडमल, एक रतिपाल। ये इसके शासक बने थे। अगली बात देखी जाए, समकालीन दिल्ली का शासक, समकालीन दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 तक। उसके बाद दूसरा शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। अब देखते हैं कि इनके समय जो होता क्या है। तो पहली बात देखते हैं कि इनके समय प्रारंभिक युद्ध में ये शुरू से ही तेजस्वी लड़ाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने प्रारंभ से ही अपने क्षेत्र का विस्तार, साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए इन्होंने कई युद्ध लड़े। तो देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने एक युद्ध लड़ा था मालवा के परमार शासक भोज को पराजित किया था इन्होंने। नंबर 1, मालवा के परमार शासक भोज को पराजित किया। अगला दूसरा, इन्होंने मेवाड़ के
शासक समर सिंह, मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया। अगला इन्होंने तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, तो तीसरे नंबर पर इन्होंने आबू शासक प्रताप सिंह को पराजित किया। अगली बात देखी जाए, इन्होंने चौथा एक शासक और पराजित किया था, वो किया था भीमरथ के शासक अर्जुन देव को। शासक अर्जुन देव को पराजित किया। इन्होंने मालवा शासक परमार शासक भोज को पराजित किया था, और मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया था, और आबू के शासक प्रताप सिंह को पराजित किया था, और भीमरथ के शासक अर्जुन देव को पराजित करके इन्होंने अपने रणथंभौर के साम्राज्य का विस्तार किया। और विस्तार करने के बाद इन्होंने अपने आसपासी क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए आसपासी क्षेत्रों में अपनी दुश्मनी बढ़ा ली। और अब देखते हैं इन सबको जीतने के बाद आगे इनका एक संघर्ष दिल्ली के शासक से भी होता है। तो इसके समकालीन दिल्ली के दो शासक बने थे, एक जलालुद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी। तो इनके समय पहला शासक जब जलालुद्दीन खिलजी था। पांचवा देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। जब इनके समय जलालुद्दीन खिलजी शासक बना, तो दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत रणथंभौर पर आक्रमण किया। बात बताई जाती है कि रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो रणथंभौर पर उस समय शासक हम्मीरदेव चौहान थे। बात बताते हैं कि रणथंभौर दुर्ग में हम्मीरदेव चौहान शासन करते थे, और रणथंभौर दुर्ग के अधिकार क्षेत्र में ही एक दुर्ग आता है जिसका नाम है जैन का दुर्ग। जैन दुर्ग रणथंभौर के अधिकार में ही आता है। बात बताई जाती है कि जैन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मतलब इसका यह है कि अगर रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो रास्ते में पड़ने वाले जैन के दुर्ग को भी जीतना पड़ेगा। ये जैन का दुर्ग रणथंभौर के अधिकार क्षेत्र में थी, रणथंभौर के चौहान वंश के अधिकार क्षेत्र में आता था। उस समय की बात बताई जाती है कि जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उस समय हम्मीरदेव चौहान का एक सेनापति जिसका नाम था गुरदास सैनी, जैन के दुर्ग पर बैठा हुआ था। मतलब यहाँ जैन के दुर्ग का किलेदार उस समय कौन था? गुरदास सैनी था। अगली बात बताई जाती है, जब रणथंभौर ने जैन के दुर्ग पर आक्रमण किया, तो गुरदास सैनी को मार करके, शॉर्ट में हम जलालुद्दीन खिलजी की जेके लिख लेते हैं, जेके ने मार कर अधिकार किया। जैन के दुर्ग पर किलेदार नियुक्त गुरदास सैनी को जलालुद्दीन खिलजी ने मार करके अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद आगे डेरा उसने रणथंभौर दुर्ग पर डाला। रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला, पर लेकिन हम्मीरदेव चौहान की किलेबंदी जो इतनी सख्त थी, इतनी मजबूत थी कि जलालुद्दीन खिलजी उस रणथंभौर दुर्ग की घेरेबंदी को या किलेबंदी को भेद नहीं सका। और कई महीने तक डेरा डाले रखने के बावजूद जब परेशान हो जाता है, तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से डेरा हटाने की बात कहता है। डेरा हटाने की जब बात आती है, तो जलालुद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था अहमद चाप नाम के व्यक्ति जेके का सेनापति था। तो जेके का सेनापति अहमद चाप नामक व्यक्ति डेरा हटाने से इनकार करता है।
डेरा ढाने से इनकार करता है अहमद चाप नामक व्यक्ति जलालुद्दीन खिलजी से। अंत में क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी को लगता है कि हमको सफलता हाथ नहीं लगने वाली, तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में रणथंभौर दुर्ग के बारे में जेके कहता है। ये लाइन जो जेके के द्वारा कही गई है वो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं पूछ ली जाती है, इसीलिए इस लाइन को याद कर लेना। ये लाइन है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहता है कि मैं रणथंभौर दुर्ग को मुसलमान की ऐसे ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात कह करके और जो जलालुद्दीन खिलजी क्या है, अपना डेरा उठा लेता है। डेरा उठा लेने के बाद इस पर क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी जब अपना डेरा वापस ले जाता है, तो दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी वहां पर था। तो वो क्या है, जलालुद्दीन खिलजी को मार करके दिल्ली का शासक बन जाता है। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार करके दिल्ली का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया। तो आगे का संघर्ष देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साथ कैसे हुआ। अब दिल्ली का शासक बन गया है, तो दिल्ली का शासक बन गया है अलाउद्दीन खिलजी। ये रहा था तुम्हारा 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही दिल्ली का शासक बना, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सपना था सिकंदर स्थानी बनने का। वो क्या है, अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत अपने आसपास के दुर्गों को जीतता है, और जीतते हुए अपनी सीमा का क्या करता है, विस्तार करता है। विस्तार करते हुए और वो आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। तो उसका बात बताई जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण क्या थे। इसके कारण कारण देखेंगे सबसे पहले संघर्ष के कारण देखी जाए, पहली बात तो एक पूर्वजों की हार का बदला। क्योंकि इसका जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, वो अपना डेरा बिना जीते ही हटा करके ले गया था। उसके बाद क्या है कि रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के अन्य कई कारण और बताए जाते हैं। एक तो पूर्वजों की हार का बदला, दूसरा कारण बताया जाता है साम्राज्य विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है। अगली बात यह है कि जब रणथंभौर में जब वो अलाउद्दीन खिलजी शासक था, तो बात बताई जाती है कि उस समय देखते हैं हम के उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी, जैसे मान के चलो यहाँ थी दिल्ली और इधर था गुजरात और ये बीच में आता है अपना राजस्थान। बात बताई जाती है कि जब राजस्थान है तो यहाँ पर आता है तुम्हारा रणथंभौर आता है, और यहाँ पर आता है तुम्हारा जालौर, और यहाँ पर आता है उदयपुर।
ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जो हम स्थिति देखना चाहते हैं कि अन्य कई कारण और कौन से थे। एक तीसरा कारण बताया जाता है इसका कि अलाउद्दीन खिलजी के 3 सेनापति थे। 3 सेनापति जिनमें एक था मोहम्मद शाह, एक था के हबरू, अगला था मोहम्मद शाह, के हबरू और उलूग खां, एक था नुसरत खां, एक था अल्प खां। ये अलाउद्दीन खिलजी के 5 सेनापति थे। इनके नेतृत्व में क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान भेजता है। गुजरात में एक मंदिर था सोमनाथ मंदिर। बात बताई जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक घटना के समय जालौर में शासक था सामंत सिंह शासक था। इस समय रणथंभौर में शासक हो गया तुम्हारा हम्बीर देव। इस समय जालौर में शासक था समर सिंह जालौर में शासक था। बात बताई जाती है इस समय आगे होता क्या है कि दिल्ली से एक या अलाउद्दीन खिलजी अपने 5 सेनापतियों के नेतृत्व में क्या है गुजरात अभियान भेजता है। तो ये सेना यूं रणथंभौर से यूं होते हुए ये सीधे क्या गुजरात की तरफ जा रही। अब जैसे ही ये गुजरात की तरफ जा रही थी तो बात बताई जाती है कि गुजरात की तरफ जाते समय रास्ते में जालौर पड़ता है। जालौर में शासक था उसमें सामंत सिंह, और सामंत सिंह ने एक की सेना को अपने साम्राज्य से गुजरने से मना कर दिया। तो बात बताई जाती है कि एक सेनापति वापस मुड़ करके मेवाड़ की तरफ से गुजरात जाने का प्रयास करते हैं। तो मेवाड़ की तरफ से गुजरात जाने का प्रयास करते हैं तो मेवाड़ का शासक उस समय था समर सिंह, और समर सिंह क्या है इनसे कहता है कि कर मतलब मेरे राज्य से गुजरने के लिए आपको क्या देना होगा, कर देना होगा। ये कर मांगता है। जब समर सिंह एक सेनापतियों से कर वसूल लेता है तो कर लेने के बाद क्या है ये गुजरात अभियान के लिए उन सेनापतियों को जाने देता है। बात बताई जाती है कि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस लौटते हैं, वापस सीधा इनको पता नहीं था किधर गुजरात है, किधर जालौर है, किधर दिल्ली है, किधर उदयपुर है। बात ये सीधा प्रारंभ कर देते हैं चलना। बात आ जाती है ये जालौर की सीमा पर आ जाते हैं। उधर से जालौर के शासक सामंत सिंह ने इनको रोका था। रोकने के बावजूद ये इधर से फिर आगे, फिर आने के बाद पता चला सामंत सिंह को के एक सेनापति सोमनाथ मंदिर को लूट करके जालौर की सीमा से गुजर रहे हैं, और उदयपुर की सीमा में पहले आए थे तो इन्होंने क्या ले लिया, टैक्स ले लिया, कर ले लिया। मतलब कुछ दुश्मनी जो कि आए समर सिंह या मेवाड़ वालों की भी एक से हो गई। अगली बात, जब ये सेना यहाँ से गुजर रही थी तो रात में इनको पता नहीं था ये यहाँ पर क्या है, आकर के रात्रि के वक्त विश्राम करने लग जाते हैं। ये पता नहीं था इनको कि जालौर है किसका साम्राज्य। ये विश्राम करने लग जाते हैं। विश्राम करते समय बात बताई जाती है कि यहाँ पर उल्लू खां और नुसरत खां, मोहम्मद शाह के अबरू, ये दोनों आपस में लेकर धन के बंटवारे को लेकर इनमें क्या झगड़ा हो जाता है। जब इनमें धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा हो जाता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी को दाव पर लगाए घूम रहे हैं, इतना सारा धन लूट के ले जा रहे हैं, हमको बस अकेले खाने के लिए रोटी मिलेगी, इतने सारे धन को एक अकेला रख लेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने धन को यहीं पे लेकर यहीं रह जाते हैं ना। हम क्या करेंगे दिल्ली जाकर के, इतने धन से हम वैसे ही जीवन जी लेंगे अपना। वैसी बात मोहम्मद शाह के अबरू के दिमाग में आती है, और उल्लू खां नुसरत खां क्या है इसकी मना करते हैं कि इस धन को पहले लेकर के चलते हैं कहाँ पर के अलाउद्दीन खिलजी के पास। इनमें क्या है आपस में धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा हो जाता है। और रात्रि में मोहम्मद शाह के अबरू, उल्लू खां नुसरत खां, अलब खां के मध्य में धन के बंटवारे को लेकर जैसे ही झगड़ा हुआ तो क्या होता है कि मोहम्मद शाह के अबरू अपने हिस्से के धन को लेकर के जालौर से चले जाते हैं। चले जाने के बाद सीधे रणथंभौर के शासक हम्बीर देव के शरण में आ जाते हैं, क्योंकि समर सिंह के यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि उसने टैक्स लिया, और जालौर से तो भाग ही रहे हैं क्योंकि उसने घुसने भी नहीं दिया। तो ये यहाँ से भाग करके हम्बीर देव चौहान की शरण में आ जाते हैं, और हम्बीर देव चौहान की शरण में आगे मोहम्मद शाह के अबरू। एक तो बात बताई जाती है ये। दूसरा बात बताई जाती है कि जैसे जैसे मोहम्मद शाह के अबरू यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर जालौर के शासकों ने क्या किया कि जब इनमें झगड़ा हो रहा था तो इनसे बचा कुचा धन उल्लू खां नुसरत खां के पास जो बचा था वो धन इन्होंने जालौर के शासक ने लूट लिया था। लूटने के बाद इनको वैसे ही भगा दिया था। जब ये दिल्ली पहुंचे कि अभियान का क्या हुआ,
इन्होंने बताया कि अभियान तो सफल रहा, पर लेकिन धन का क्या हुआ कि धन तो रास्ते में ही लुट गया और बचे कुछ धन को मोहम्मद शाह के अबरू लेकर के भाग गए और रणथंभौर के शासक अमृतदेव चौहान के शरण में पहुंच गए हैं। ऐसी ऐसी बात सुनी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अमृतदेव चौहान को भेजता है पत्र के मेरे सेनापतियों को छोड़ दे, आपको इससे लेना देना नहीं होना चाहिए, हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं है। तो अमृतदेव चौहान एक हठी राजा था, वो कहता है कि मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ऐसी ऐसी बात आ जाती है। एक तो कारण ये बताया जाता है कि रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण क्या था। गुजरात अभियान से मोहम्मद शाह के अबरू को मोहम्मद शाह व के अबरू को सरा। अगली बात बताई जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी, पत्नी और पत्नी का नाम था सिमना बानो। सिमना बानो एक इसकी पत्नी थी। सिमना बानो की बात बताई जाती है कि मोहम्मद शाह और सिमना बानो का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा हो गया, तो इस बात की पता धीरे धीरे मोहम्मद शाह के अबरू को पता, मोहम्मद शाह और सिमना बानो को पता चली कि हमें इसकी सूचना महाराजा को लगी, तो ये और उसको पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों को मारना चाह रहा है। तो सिमना बानो मोहम्मद शाह यहाँ से फरार होकर के रणथंभौर के शासक अमृतदेव के शरण में आ जाते हैं। वो शरण में आ जाते हैं, वहाँ पर अमृतदेव इनको शरण देता है। एक ये इनको वापस मांगता है मोहम्मद शाह और अपनी पत्नी सिमना बानो को, और ये क्या है उनको वापस नहीं देता है। ये भी एक कारण रहता है युद्ध का। तो चौथा कारण बताया जाता है मोहम्मद शाह व सिमना बानो को शरण। इन चार कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्या है रणथंभौर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। बात बताई जाती है कि जब ये आक्रमण करता है, जब आक्रमण किया जाता है तो आक्रमण के समय बात बताई जाती है कि हम्बीर देव के दो सेनापति थे। इस धन को लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पहली बार क्या है सामान्य रूप से आक्रमण करता है। वो आक्रमण करता है, आक्रमण देखता है, तो आक्रमण में इसके दो सेनापति उल्लूक खां और नुसरत खां आते हैं। देखते हैं, एक तरफ हम्बीर देव और दूसरी तरफ एक है दिल्ली का शासक था। बात बताई जाती है इसके दो सेनापति आए थे, एक तो नुसरत खां, एक आया था उलूग खां। ये दो सेनापति आए थे। आने के बाद अमृत देव के दो सेनापति, एक का नाम धर्म सिंह, एक का नाम भीम सिंह। जब ये दोनों धर्म सिंह भीम सिंह रणथंभौर के जो क्षेत्र में आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं इसके धन को लूट करके अपने यहाँ ले जाते हैं। ले जाने के बाद बात बताई जाती है कि इस समय अलप खां से लड़ता हुआ, इस धन के संबंध में अलप खां से लड़ता हुआ यहाँ पर भीम सिंह मारा जाता है। अलप खां से लड़ता मारा गया। अलप खां से लड़ता हुआ मारा जाता है। उसके बाद धर्म सिंह अकेला अलाउद्दीन जी अमृत देव के पास जाता है, तो अमृत देव बात बताते हैं इसको सेनापति पद से दुरुस्त करके, मतलब सेनानी पद से हटा करके अपने नए सेनापति बना लेता है तड़मल और रतपाल। तड़मल और रतपाल। बात बताई जाती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी अपना उलूग खां नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजता है, तो उस समय क्या है कि उलूग खां नुसरत खां के जो सेनापति थे वो हम्बीर चौहान की किलेबंदी को या घेराबंदी को भेद नहीं पाए। तो बात बताई जाती है कि उस समय हम्बीर चौहान ने दुर्ग के अंदर से आग के गोले बरसाए। आग के गोले बरसाने में नुसरत खां मारा जाता है और उलूग खां अकेला जिंदा रह जाता है। इससे अत्यधिक क्रोध में आकर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर के आक्रमण करने के लिए आता है। वो आक्रमण करने के लिए आता है 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए आता है, जिसे कहते हैं रणथंभौर का शाखा कहा जाता है, इसलिए रणथंभौर का शाखा। बात बताई जाती है कि इसमें हम्बीर देव के दो सेनापति थे, रणमल और रतिपाल, और एक एक सेनापति थे नुसरत खां और
नुसरत खां इस समय मारा गया था, तो इसका एक व्यक्ति और आ गया था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर। कमालुद्दीन गुरु। अगली बात देखते हैं। कमालुद्दीन गुरु नहीं आया था यहाँ, अकेले उलूग खां आया था। उलूग खां के नेतृत्व में जो सेना आती है, बात बताई जाती है कि रणमल और रतपाल और उलूग खां इस समय क्या है कि एक एक क्या करता है कि किलेबंदी करता है रणथंभौर की, और कुछ महीने बाद जब उसे जीत नहीं पाता है तो वह क्या करता है, अपनी चाल चलता है, और चाल के तहत क्या करता है कि एक एक सेनापतियों को क्या देता है, लालच देता है। लालच देता है, लालच देने के बाद ये क्या है, रणथंभौर के गुप्त मार्ग बता देते हैं। गुप्त मार्ग बताने के बाद क्या है, रणथंभौर में अधिकार कर लिया जाता है, हम्बीर देव के मार दिया जाता है। इसमें क्या है कि केसरिया केसरिया धारण किया जाता है हम्बीर देव के द्वारा, और जौहर किया जाता है। एक तो देवल दे या पदमला द्वारा, पुत्री, एक इसकी पत्नी पत्नी और थी, इसमें पत्नी का नाम था रंगदे। रंगदे जो थी इसकी पत्नी, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जौहर, एकमात्र जल जौहर था, एकमात्र जल जौहर। यह एकमात्र जल जौहर था जिसमें केसरिया हम्बीर देव ने और जौहर रंगदेव देवल ने पदमला तालाब में किया था। कौन से तालाब में? पदमला तालाब में। पदमला तालाब में इनके द्वारा जल जौहर किया जाता है। जो राजस्थान का पहला शाखा और एकमात्र जल जौहर माना जाता है, जो 1301 ईस्वी संपन्न हुआ। उसके बाद क्या है कि हम्बीर देव ये मारे जाते हैं और रणमल रतपाल के द्वारा गया यहाँ पर विश्वासघात किया जाता है। अंत में अलाउद्दीन खिलजी रणमल रतपाल की भी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इसके साथ रणथंभौर के चौहान वंश की शाखा समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में जालौर के चौहान वंश। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।